कुमार मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके लिए पूरा शुरू से स्टार्टिंग से हम आपको शुरू करते हैं मैथ एक्सरसाइज 1.1 से। उसके बारे में थोड़ा सा पहले 5-10 मिनट परिचय देंगे उसके बारे में जो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आपको कंटिन्यू आपको ऐसे क्लास मिलते रहेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको यही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एनसीईआरटी की बुक जो है, एनसीईआरटी मैथ की बुक, उसी की 1.1 एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी आज। ठीक है, जितने भी आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, सभी आपके कराए जाएंगे। ठीक है, एक एक प्रॉपर एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, बस आप उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले परिचय में आपके पास एक्सरसाइज में जो आपके पास है दिया हुआ वो संख्याएं हैं, इसमें संख्याएं पढ़नी। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहले हमारे पास होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्याओं में जो हमें पढ़ना है वो इस तरह से देखिएगा। ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं भी हमारे पास वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में नंबर 1 पहले हमारे पास आएगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 क्या पढ़नी है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नंबर 3 आपको पढ़नी है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। नंबर 4 आपके पास है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। और नंबर 5 आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक सी नॉलेज है आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, सॉरी यहाँ हमने पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यहाँ इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ आपके पास पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या की जगह क्या कर लो, पूर्णांक, क्योंकि आपके पास यहाँ हमने पूर्ण संख्याएं लिख रखी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस ऐसे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक। अब इनके बारे में क्या है देखिए, सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। इनकी परिभाषा हम आपको ऐसे बोल देंगे, आप लिख सकते हैं जो बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में बस समझ लीजिए क्या है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए इसका जो इसको जो नोट करते हैं इस ये कहलाती हैं, एन से नोट करते हैं। ठीक है, क्या है, एन से, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 0 इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। ठीक है ना, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर्स। ठीक है, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, W, होल W। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा पूर्ण संख्या में क्या है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उसके साथ 0 को ऐड कर दीजिएगा तो वो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। इसका मतलब 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 डैश अनंत तक की संख्याएं, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। 0 से अनंत तक की संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है,
ये 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या सब क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब देखिएगा 1 से लेकर अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है पूर्ण संख्याओं में, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 को शामिल किया गया है, यहाँ 0 शामिल नहीं है, तो इसमें 0 एक्स्ट्रा है। इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्या होगी सभी पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होगी सभी पूर्ण संख्या होगी। आप सब पूछ सकता है विकल्प में। इसके बाद आपके पास आता परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है आपको पढ़ना है, ठीक है। परिमेय संख्याएं जो आपके पास क्या है? परिमेय संख्याओं में आपको पढ़ना, देखो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? जो P/Q के रूप में हो। दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनेगी? ये तो पहली कंडीशन है, इसकी दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर यहाँ Q का मान अगर 0 नहीं हुआ तब ये हमारे पास परिमेय होंगे, अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि HCF P और Q का कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। परिमेय संख्याओं के लिए HCF P और Q का कितना रहना चाहिए? 1। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं इसमें लेकर के, आपके पास कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, मैंने 2/3 ले ली, तो 2/3 में आप देखिएगा 2 और 3 का लासा नीचे देखिए क्या Q 0 है? 0 नहीं है। दूसरी कंडीशन हमने बताई 2 और 3 का HCF करिए, HCF P और Q P/Q के रूप में है, और P और Q का लासा भी मासा भी आप देखिए कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसका HCF भी 1 है, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर हमने केवल 2 लिखा तो 2 के नीचे 1 लगा करके ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिखा यहाँ पे 5, तो 5 के नीचे 1 लिखोगे वो भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जिनको भी हम बटे में P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद देखिए आपके पास अगर हम एक एग्जाम्पल और लिखें, जैसे हमने लिखा आपको 2/4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? चेक करते हैं Q का मान 0 है कि नहीं? Q का मान 0 नहीं है, मतलब यहाँ Q का मान 0 नहीं है, ये कंडीशन सही है, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 4 का हम HCF निकालें तो हमारे पास 2 मिलेगा, और जैसे ही HCF अगर 2 मिल गया 1 नहीं मिला तो समझ लेना कि ये संख्या परिमेय नहीं होगी, ठीक है। ये इस कंडीशन में ये संख्या इस समय परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का मासा HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। HCF कितना होना चाहिए? कम से कम, मतलब इसका HCF 1 रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याओं कंडीशन होती है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में इन्हें नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में से डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास √2, LCM √3, √5 etc। बहुत सारी संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी संख्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सके। एग्जाम्पल में पाई, √2, √3, √5 etc आदि। लेकिन इसमें 22/7 अगर होता, पाई का मान दिया होता, ऐसे लिख देता कि 22/7, तो आपका परिमेय होता। लेकिन अगर उसका पाई है तो वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब पूर्णांक आ जाइए, तो पूर्णांक हमारे पास जो होते हैं इनको अलग लिख के समझा देते हैं। देखो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारे पास होता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक में 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्या शामिल होती है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक में -1, -2, -3, अनंत तक की संख्याएं सब कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब पूर्णांकों का जो संग्रह होता है, पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2 और डैश अनंत तक की, फिर इधर -1, -2 अनंत तक जाओगे तो क्या कहलाएगी?
ये पूर्णांक कहलाएंगी। मतलब पूर्णांक संख्याओं में हमारे पास 0 से लेकर अनंत तक मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नहीं सॉरी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों को जोड़ दीजिए। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ करके क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। ठीक है, इससे ये भी स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, यस या नो, तो आप बोलेंगे यस। पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। ठीक है, जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी वो सभी पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझाते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो आपके सिलेबस में है, ये आपको बेसिक जानकारी दी। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी संख्या प्राकृतिक कहलाती है, कौन सी पूर्णांक कहलाती है, कौन सी पूर्ण संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी, उम्मीद है कि आप अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप पढ़िए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि यहाँ एक ए बराबर इस तरह से बी क्यू प्लस आर का जो रूप होगा, ये रूप ही कहलाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर हमारे पास जहां जो हमारे पास v होगा, जहां पर जो b है, ठीक है, वो छोटा होगा किससे, a से, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो a का मान है वो ग्रेटर होगा किससे, b से। ठीक है ना, किससे ग्रेटर होगा, b से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप समझिए, जैसे हमने आपको 2 से 5 को भाग किया तो यहाँ भाग गया 2 दूनी 4 का, या 7 को कर लीजिए। ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ पे कितना बचा, 1 शेष बचा। कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। ठीक है ना, अब देखिए आप इसमें देखिए, इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे, 7 को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा 3। क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और प्लस में कितना 1। इसका मतलब हुआ ये आपने भाज्य लिखा, भाज्य बराबर ये हमारे पास क्या है, भाजक, और गुणा इससे क्या दिया, भागफल, और प्लस में क्या आया, शेषफल। इसी रूप में हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। भाज्य को हमने मान लिया a, भाजक को हमने मान लिया v, और भागफल हमारा क्या है q, और शेषफल कितना है r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनी हमारे पास a बराबर b क्यू प्लस r। ठीक है, इस तरह से हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसको हमने लिख रखा है। ठीक है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, और प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। एक प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं, ये बुक में आपके हैं एनसीईआरटी में 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। देखिए ये है 1.1 एनसीईआरटी की बुक है, इसी से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, सारे प्रश्न पत्र जितने हैं इसी से बनते हैं, इसी से सारा पेपर आएगा। जितने भी आपको क्वेश्चन पूछाते हैं सब एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। ठीक है, आप देखिए पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए। इसका HCF किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, जो अभी हमने आपको लिख रखी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो पहला आपको दिया 135 और 225। आपको प्रश्न संख्या फर्स्ट का पहले का पहला दिया हुआ है, आपके पास 135 और 225। 135 और 225 का HCF आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको 135 225 का HCF निकालना है। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास एक हमने 135 और दूसरा क्या है 225।
तो जो 225 है वो ग्रेटर है किससे? 135 से। ठीक है, यहां 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 225 135 से बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है इसका मतलब आप यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें हम लिखते हैं चरण फर्स्ट। पहले चरण में क्या करेंगे, जो भी अंक इसमें सबसे बड़ा होगा उसको पहले नोट करेंगे आप। इसमें बड़ा कौन है? 225। किसमें तोड़ देंगे? 135 में। अब देखिएगा 225 और 135 को बराबर में लिख रखा है, मतलब A बराबर V और Q इंटू R, मतलब इसमें गुणा में Q होगा प्लस में R होगा, मतलब हमने भाज्य जिससे भाग, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, अभी हमने आपको समझाया था 2 से 7 को भाग किया, 2 तिया 6 आया और यहाँ पे 1, मतलब आप 2 गुणा 3 और बराबर यहाँ पे इसको जोड़ के भी बराबर 7 लिखते हो। मतलब 7 को लिखना है तो 2 गुणा में 3 और प्लस में 1 करते हो। ठीक है ना, तो हमने इतना तो आपको नोट कर दिया है। 7 किसके बराबर हो गया? 2 के, जिससे आपको भाग करना है और जिसको भाग करना है वो है। लेकिन क्या नहीं, मुझे भागफल और शेषफल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, भागफल और शेषफल तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब भी इसको हल करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आप जो भी सबसे बड़ी संख्या हो उसको नोट कर ले और जो छोटी संख्या हो उसको सामने नोट कर दे। अब आप जैसे आपने यहाँ भाग किया 2 से 7 को, बस यहाँ पे बड़ी संख्या है थोड़ा, उससे आप 135 से 225 को भाग कर दीजिए। ठीक है, किससे भाग करोगे? 135 से 225 को। 135 से 225 के लिए आप जब भाग करेंगे तो आप देखिए भागफल कितने का जाएगा? 135 से 1 का भाग जाएगा, तो 135 से कम 135 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए शेष कितना बचा? 0, और यहाँ 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9। ठीक है ना, यहाँ 90 शेष फल बचा। आपने क्या काम किया? अब आप 135 में किससे गुणा करेंगे? 1 से। ठीक है ना, तो जो भागफल है उससे गुणा करेंगे और प्लस में जो शेष बचा है, शेष कितना बचा? 90, उसको आप यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें जो भी आपके पास 135 है जो लिखा हुआ, जिससे आप भाज्य, जो आप भाग कर रहे हो जिससे, उसको आप पुनः नोट करेंगे। 135 बराबर में आप जो शेष फल है उसको नोट कर देंगे और फिर पुनः आप इसी शेष से 90 से आप भाग करेंगे 135 के लिए, तो 90 से एक ही बार भाग जाएगा, 90 कम 90। 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। यहाँ देखिएगा भागफल कितने का गया? 1 का, तो 1 से गुणा करिए, प्लस में शेषफल कितना आया? 45, तो यहाँ 45 नोट कर दीजिए। प्रक्रिया वही रहेगी कि पहले आप इस भाज्य को नोट करिए और जो शेषफल बचा उसको यहाँ नोट कर दीजिए। अब आप 45 से पुनः भाग करेंगे 90 के लिए, 45 से आप पुनः 90 के लिए भाग करिए तो 45 दूनी कितना आएगा? 90, मतलब शेषफल कितना मिला? 0। आप देखिए गुणा करिए, आपने 45 भागफल गया और प्लस में शेषफल कितना आया? 0। जैसे ही ये शेषफल शून्य है, ठीक है ना, जैसे ये शेषफल शून्य मिले, ठीक है, तुरंत आप लिखेंगे, जो शेषफल शून्य मिले तुरंत आप लिखेंगे HCF बराबर किसका? HCF आप निकाल ले 135 और 225 का, 135 कामा 225 इसका HCF। कौन सा HCF होगा? कौन सा HCF होगा? जस्ट शेषफल जो मिला शून्य, उससे पहले जो भी भाज्य होगा, जिस संख्या से आपने अंतिम बार भाग दिया होगा वही आपका कहलाएगा HCF। तो HCF कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, इसी तरह चलिए आप अगला क्वेश्चन एक और है उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या सेकंड इसकी क्या है? 196 और 38 220। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इसी फर्स्ट खंड का दूसरा है, पहले क्वेश्चन का दूसरा खंड है 196 और 38 220। 196 और 38 220 इसका आपको HCF निकालना है। इसका HCF कैसे निकालेंगे? तरीका वही रहेगा। यहाँ आपके पास जो संख्या दी है वो क्या है?
38,220 बड़ी है किससे? 196 से। 38,220 किससे बड़ी है? 196 से आपके पास बड़ी है। ठीक है, यही प्रश्न दिया हुआ है, 38,220 इज ग्रेटर देन 96। ठीक है, फिर से आप वही करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लगाएंगे। तरीका आपके पास वही रहेगा कि जो ग्रेटर देन है, सबसे बड़ा है, उसको आप पहले नोट करिए और बराबर में छोटा वाला आप नोट कर दीजिएगा। अब आप 196 से 38,220 को आप भाग कर देंगे, 38,220 से आप भाग करेंगे तो 196 से आप इसको भाग करिए तो एक का भाग पड़ जाएगा 196, एकम 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचेगा हमारे पास 7। ठीक है ना, देखो 12 में से 6 जाएगी, 6 बचा, यहाँ बचा 7 तो 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 8, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 186 आपके पास बच गया। ठीक है ना, अब आप कितना नोट करेंगे? यहाँ पे 2 उतार लिया। ठीक है ना, कितना उतार लिया? 2। ठीक है, अब 19 का भाड़ा पढ़िए, 186 में तो 19 में 171, 19 में 171, अधिकतम आप 9 का भाग पर लगा सकते हो तो 9 का आप भाग लगाइए तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 चला जाएगा, 9 ने 81, 81 5 86 हासिल आपके पास गया 8, 9 कम 9 और 9 8 कितने होते हैं? 17, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा? 5, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 चलाएगा 0। ठीक है, 98 बचा, 0 यहाँ से शेष मैंने फिर से उतार लिया। अब देखिए कितना आपके पास बचा? 980। ठीक है ना, अब आप यहाँ से देखो, यहाँ आपके पास ये यहाँ देखो 19 है, 19 से भाग कर सकते हो या फिर आप भागफल ऐसे लगा के देखो, देखो आपके पास 5 का भाग लगाओ, 5 का 5, यहाँ 1 पंजे 5 और 1 छंगा 6, वैसे आपका 6 लगा सकते हो, 6 लगा के देखो, 6 36, 3 और 6 में 54, 54 और 3 59, 5 आएगा हासिल और 6 में 6 और 6 5 कितना हुआ? 11, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कितने का लगाएंगे आप? 5 का लगाएंगे। ठीक है ना, आप ऐसे भी लगा सकते हो, 19 से 98 वहां करो तो 19 बना 95। ठीक है, 19 छंगा 114 तो 114 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 का लगाओगे, 5 छक्का 30 हासिल कितना? 3 और 5 ने 45, 45 और 3 कितना हुआ? 48 हासिल कितना चला गया? 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हुआ? 9, ये तो पूरा पूरा यही कट गया। ठीक है ना, यही साफ हो गया। तो 196 में गुणा किससे करेंगे आप? 196 में गुणा करेंगे आप 95 को और प्लस में शेष कितना लिखेंगे? 0। आप लिखेंगे यहां शेषफल 0 है, अतः 38,220 कामा 196, इनका HCF हमें निकालना था तो इनका HCF हमारे पास, हमने बोला था जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो जो संख्या अंतिम बार जिससे भाग दोगे भाज्य होगा 196, वही आपका क्या होगा? HCF हो जाएगा। इसका मतलब 196 आपके पास क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था पहला क्वेश्चन। इसमें अंतिम पहले का तीसरा है 867 और 255। पहले का तीसरा 867 व 255 का HCF क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 867 और 255 का HCF, इसको आप अपने आप खुद करेंगे, इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, स्वयं हल करें। ठीक है, ये आप क्वेश्चन अपने इसको स्वयं करना। 867 और 255 का HCF, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा करके उसको हल करना है। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा इसका प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3, ये आपके सभी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से करा रहे हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी से देखिएगा, ये एनसीईआरटी 1.1 है। ठीक है, एनसीईआरटी 1.1। इसका दूसरा देखिए, कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया है, कोई इस रूप का आपको दिखाना है। जब आपको इस रूप का कोई भी धनात्मक पूर्णांक आए और आपको दिखाना हो कि इस रूप का है, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ उसमें मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि एक इस रूप का है। ठीक है ना,
तो आप उसमें मान लो कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल ए है, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसको इसका ये तो नोट कर लिया होगा हमने। चलिए ठीक है, धन्यवाद।